गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जेनेटिक्स का क्लास 12 एनसीईआरटी। ये आपके पूरे बायोलॉजी में सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर है, पर आप इसको पढ़ने के बाद आप इसको डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगी और छोटे छोटे आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। आप सारे वीडियो देखना, पूरे देखना और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पहले हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, कि इनहेरिटेंस किस 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 तरीके से होता है, क्या उसके रूल्स हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि इनहेरिटेंस का जो बेसिस है एक्चुअली क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कौन से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना है? किसका? डीएनए। तो क्यों हमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है? क्योंकि जो डीएनए है दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? क्रोमेटिड्स। और क्रोमेटिड्स में क्या है? डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन सेंटर है हमारा सारे कैरेक्टर्स का, सारे ट्रेड्स का, कौन है? डीएनए। कैसे है, कैसे ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, हम सब पढ़ने वाले हैं अब आगे। तो ये हम सब कैसे पढ़ेंगे जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। तो पहले हमने क्या पढ़ना है? डीएनए का स्ट्रक्चर। चलिए, अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए ये है क्या? डीएनए इज अ पॉलीमर। It is a polymer of न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ये क्या है? देखो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। डीएनए का नेचर क्या है? एसिडिक होता है। और क्या है? ये इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले डीएनए को किसने देखा? किसने देखा होगा सबसे पहले डीएनए को? फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में किसने? फ्रेडरिक मिस्चर ने किसको सबसे पहले स्टडी करा? दिस इज फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869. फ्रेडरिक मिस्चर हैज सीन व्हाट? डीएनए। और किसी भी डीएनए की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, डीएनए को हम कैसे स्टडी करते हैं, डीएनए की लेंथ को हम कैसे नापते हैं, और डीएनए की जो लेंथ होती है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं, दैट इज अ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज में डीएनए की लेंथ कितनी बड़ी होगी, कितने उसमें बेस पेयर होंगे, ये उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उससे हम पहचानते हैं कि अच्छा, ये डीएनए ह्यूमन बीइंग का है, ये डीएनए इकोली बैक्टीरिया का है। सो इट इज अ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। डीएनए की तो जब आइडेंटिफाई तो हम तब करेंगे जब हमें पता चलेगा कि इसकी लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं। डीएनए की जो लेंथ है कैसे हम मेजर करते हैं? बाय नंबर ऑफ बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं इसके अंदर। ये बेस पेयर क्या हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी।
और बेस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसका डीएनए देखें, ह्यूमन बीइंग की सेल का डीएनए देखें तो उसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड हम अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड सेल का डीएनए पढ़ें तो उसमें उसकी लेंथ, हैप्लॉइड मीन्स सिंगल सेट, तो हमने उसको अलग से लिखना है। अगर हमने डिप्लॉइड करना है तो हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो मैं डिप्लॉइड की लिख रही हूँ, दिस इज 6.6 into 10⁻⁹ BP। BP हम बेस पेयर के लिए यूज करते हैं। दिस इज इन केस ऑफ व्हाट, ह्यूमन बीइंग। एंड दिस आई हैव रिटन विच कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन स्पेसिफाई कर रही हूँ। अगर मुझे हैप्लॉइड करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, हाफ कर दूंगी 3.3। अच्छा, तो और ये भी हम बताऊंगे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कि सिंगल स्टैंडर्ड। ह्यूमन बीइंग में डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, बैक्टीरियोफेजेस की, दिस इज बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस आप जानते हैं कौन होते हैं, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस में डीएनए क्या होता है, एसएस। व्हाट इज एसएस, सिंगल स्टैंडर्ड। और इसका डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जिसमें टोटल बेस पेयर हमारे कितने होते हैं, 5, 8, 3, 8 बेस पेयर, इतने बेस पेयर। और अगर मैं किसकी बात करूं, लैम्डा फेजेस की बात करूं तो लैम्डा फेजेस में हमारे टोटल बेस पेयर कितने हैं, 4, 8, 5, 0, 2 बेस पेयर। ऐसे ही हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डीएनए की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात करी कि डीएनए की लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। तभी तो हम और बाकी बहुत सारी बातें पढ़ पाएंगे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपने क्लास 11th में पढ़ा है ये स्ट्रक्चर, बट स्टिल एक बार हमें कोई रिवीजन करना होगा। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि क्या है ये, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो एज आई टोल्ड यू, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ 3-dimensional वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसके कैसे इसका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डीएनए इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और इसको आप फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं, PI जनरली लिख देते हैं इसको। दिस इज H3PO4, दिस इज H3PO4, ये आ गया आपका H3PO4। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज deoxyribose sugar, deoxyribose sugar। और ये जो deoxyribose sugar है, इसका फॉर्मूला है C5H10O4 and the structure of this sugar is, here is oxygen, carbon atom 1, 2, 3, 4 and 5. This is CH2OH. This is number 5, number 1, 2, 3 and 4। और आपके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, here this is H और यहाँ पर भी एक H है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विच शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके अलावा डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक
This is heterocyclic nitrogen containing structures. Heterocyclic nitrogen containing bases. Nitrogen containing bases क्या होती है ये? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. ठीक है, तो ये हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस एंड दे ऑल आर विद स्ट्रक्चर heterocyclic. They are of two kind. One is called purine nitrogenous bases which are double ring structure. मैं इसका cyclic structure बना दे रही हूँ. तो ये क्या है? Double ring structure starting from carbon atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. इसमें 1, 3, 7 and 9th पोजीशन में क्या प्रेजेंट होगी? नाइट्रोजन. और सेकेंड इज pyrimidine nitrogenous bases. इसको मैं ऊपर लिखूंगी. सेकेंड टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसेस कौन सी है हमारी? पहली वाली मैंने आपको क्या बताई? प्यूरीन नाइट्रोजीनियस बेसेस. और ये जो आपकी प्यूरीन नाइट्रोजीनियस बेसेस है इसमें क्या है? हेटेरोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर where nitrogen is present at which position? In place of carbon 1, 3, 7, 9. और इसके जो हमारे एग्जाम्पल हैं एडिनाइन, एंड एडिनाइन को आप A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज गुएनाइन, और गुएनाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल G. आप इनके सिंबल यूज करेंगे. ठीक है, दिस इज वन काइंड. और सेकेंड काइंड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस इज pyrimidine नाइट्रोजीनियस बेसेस. और ये जो pyrimidine नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं दे आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वेयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट at 1 and 3rd position. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. और इनके जो एग्जाम्पल हैं, सो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 and 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. और इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं. वन इज थायमिन. थायमिन को हम लिख सकते हैं T. देन यू हैव व्हाट? यूरेसिल, यू कैन राइट U. देन यू हैव साइटोसिन, और साइटोसिन को आप लिख सकते हैं C. दिस इज व्हाट? थायमिन. तो आपके थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. अब यहाँ पर एक चीज आपको याद करना जरूरी है कि थायमिन इज प्रेजेंट only in DNA. Uracil is only present in RNA. This is important to mark. इसको आप important mark करिए. चलिए, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फोरिक एसिड और क्या चाहिए? वेंटोज शुगर. और हम किसका न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं? डीएनए का. तो कौन सी पेंटोज शुगर? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. अब ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी बॉन्डिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बॉन्ड बनाकर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, ओनली मैं उनकी पोजीशन लोकेट कर दूंगी. चलिए, अब हम दिस इज अ शुगर मॉलिक्यूल. ये एक शुगर मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन, कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5.
and here is CH2OH और यह आपका आ गया HOH HHHOH. Sugar molecule is attached to nitrogenous bases. अगर वो प्यूरीन है तो कौन सी पोजीशन में, 9th, और अगर पायरिमिडीन है तो शुगर का 1 और बेस का 1, और अगर कौन सी बेस है, प्यूरीन, तो 1 in 9th पोजीशन. आप याद रखिए कौन सी, 1 in 9th इन केस ऑफ प्यूरीन, इन केस ऑफ पायरिमिडीन दोनों 1 1. तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज एडिनाइन, और ये एडिनाइन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, और ये एडिनाइन है तो दिस इज कार्बन 1 और इसकी कौन सी पोजीशन होगी, 9th, और ये बॉन्ड कौन सा है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस स्ट्रक्चर फॉर्म, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना इसको हमने कहा दिस इज न्यूक्लियोसाइड. क्या स्ट्रक्चर बना ये आपका, न्यूक्लियोसाइड, और मैं इसको नाम दे सकती हूँ, कौन सा नाम, डीऑक्सी, क्योंकि कौन सी शुगर है, डीऑक्सी, है ना. सो दिस इज डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन. फाइन, ऐसे ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड. ऐसे ही मैं बना सकती हूँ शुगर एंड गुआनाइन. क्या हो गया, डीऑक्सी गुआनोसाइन. आई कैन से दिस इज थायमिन, ये भी न्यूक्लियोसाइड है. ये शुगर एंड साइटोसिन, ये भी न्यूक्लियोसाइड है. क्योंकि मैं डीएनए पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने यूरेसिल नहीं लिखा. इसको हम कहेंगे साइटिडीन एंड दिस इज साइटिडीन एंड दिस इज थायमिडीन. ये क्या है हमारा, दिस इज थायमिडीन और ये क्या है हमारा, साइटिडीन, और ये हो गया डीऑक्सी गुआनोसाइन. तो ये हमने स्ट्रक्चर क्या बनाए, न्यूक्लियोसाइड. बट डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब हाउ दिस न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियोटाइड, हियर कम्स फॉस्फोरिक एसिड. ये है आपकी कौन सी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. सो देयर इज विच बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. यहाँ पर हमारा ये कौन सा बॉन्ड हो गया, दिस बॉन्ड is phosphoester bond and now this is a structure form. अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया पूरा, इसको आपने क्या कहा, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोटाइड. ये न्यूक्लियोटाइड. फाइन, ये इसको मैं कह सकती हूँ डीऑक्सी. ये क्या है, देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट है इसके साथ, है ना. तो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड तो है, और इट वाज व्हिच न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन. सो आई कैन से दिस इज डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. फाइन, और दिस इज एडिनाइलिक एसिड. तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये क्या हो गए हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड. आई विल से साइटिडाइलिक एसिड. अब इनका नेचर क्या हो गया, एसिडिक. दिस विल बी गुआनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड. तो ये क्या है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स. फाइन, तो मैंने आपको पढ़ाया कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड. अब आप देखो कि हाउ न्यूक्लियोटाइड्स अंडरगोज पॉलीमराइजेशन. अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अब इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, हियर आई विल राइट
अनदर न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पे मैंने लिख दिया थायमीन का, थायमीन और ये कार्बन, दिस विल बी 1 and 1. I believe you understand. थायमीन की कौन सी पोजीशन? 1. शुगर की कौन सी पोजीशन? 1. This is carbon atom number 4 and this is carbon atom number 5, CH2OH. Now this is OH और यहाँ पे आपका है कौन सी एसिड? फॉस्फोरिक एसिड. देखिए ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है and here is which bond? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. फाइन. अब हमारा नया वाला बॉन्ड कैसे बनेगा? How is this going to combine with another nucleotide? एक न्यूक्लियोटाइड ये और एक न्यूक्लियोटाइड ये. तो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ, ये OH. अब here is a bond formed between the two. और इस बॉन्ड को यहाँ पर हमने क्या कहा था? इसके बीच में ऑक्सीजन आ गया -H2O. ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. Which bond? Phosphodiester bond, and this is how it polymerizes. देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करती हूँ ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड. ये बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो डीएनए का एक स्ट्रैंड आपका क्या है? दिस इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ डीएनए. देखिए हम इसको ऐसे साइड में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम नंबर 5. तो मैं इसको लिखूंगी 5 और यहाँ पे इसका कौन सा एंड है? शुगर का 1 2 3. आई विल राइट इट 3 है ना. तो ये 5 और ये 3. हमने क्या बनाया? डीएनए का सिंगल स्टैंड बाय पॉलीमराइजेशन. अभी आप देखो यहाँ पर दिस इज विच बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फाइन. दिस इज one strand of DNA. This is also one strand of DNA. Fine. And it has a polarity. This is which dash? 5. This is 3 5. अब आप दो डीएनए के स्ट्रैंड. डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होते हैं. देखो हमने कहा कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर. डीएनए इज अ पॉलीमर. डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडर्ड स्ट्रक्चर. तो चलिए हम डीएनए को डबल स्ट्रैंडर्ड बनाते हैं. अभी हमने पढ़ा था, मैंने फिर से लिखती हूँ, दिस इज A P S T फॉर थायमिन. ये न्यूक्लियोटाइड्स आ गए हमारे. दिस इज गुआनिन और ये आ गया आपकी फॉस्फेट. दिस इज साइटोसिन फॉस्फेट. और दिस इज विच डैश? 5 और ये थर्ड एंड पर कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. दिस इज विच एंड? थर्ड एंड. ये 3 5 क्या है? इस स्टैंड की पोलैरिटी. अब डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है? कि जो नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं ये क्या करती हैं? पेयर. और नाइट्रोजीनियस बेसेस जब पेयर करती हैं तो there is a rule of pairing, and this rule is given by whom? Chergaff. इसको हम कहते हैं Chergaff's rule. और in 1850 Chergaff ने एक रूल दिया. This is a Chergaff's rule. और Chergaff रूल के अकॉर्डिंग प्यूरीन जो है हमेशा किससे पेयर करेगी? पायरिमिडीन बेसिस से. एंड
purine bases will does pairing with the pyrimidine bases by means of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ये पेयर करेगी. Adenine is a purine will does pairing with the thymine with 2 hydrogen bond. G will does pairing with the C with the hydrogen bond. Number of purine and pyrimidine bases are always equal. हमेशा जो आपका A plus G है will always be equal to T plus C. और जो इनकी मोलर रेशो है, this is A plus G upon T plus C is always 1. This everything is given by whom? Chergaff. फिर से बताती हूँ कि दो नाइट्रोजीनियस बेसेस कैसे पेयर करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से. प्यूरिन किससे पेयर करेगी? पायरिमिडीन से. फाइन. एडेनाइन हमेशा किससे पेयर करेगी? थायमिन से. 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. गुआनाइन साइटोसिन से विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. और इनकी जो मोलर रेशो है हमेशा इक्वल होगी. प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू पायरिमिडीन. ये देखो, ये कौन सी बेसेस हैं? प्यूरिन. और ये कौन सी बेसेस हैं आपकी? पायरिमिडीन. ये पायरिमिडीन बेसेस है. और इनकी रेशो, इनके मोलर रेशो शुड ऑलवेज बी 1:1. और ये आपको हेल्प करेगा. एक छोटा सा कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन, नीट में तो अक्सर आता है कि अगर मैं आपको सिखाऊंगी आगे कि अगर the percentage of cytosine is this much, how to calculate, what should be the percentage of adenine in the DNA. तो वो मैं आपको बताऊंगी. आज मैंने आपको क्या बताया? चेरगॉफ का रूल बताया. चलिए, अब ये चेरगॉफ रूल मैंने बताया. क्यों बताया आप समझ जाओगे. नाउ ये जो आपका अब क्या होने वाला है? पेयरिंग among nitrogenous bases. ठीक है. A will does pairing with what? T. T will does pairing with what? A. भाई इसी से करना है इसको. G will does pairing with whom? C. And C will does pairing with what? किसके साथ? With whom? G. नेचुरली ये तो हो गई हमारी बेस पेयरिंग. और ये जो बॉन्ड की लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस लेंथ इज 11 एंगस्ट्रॉम. टू दिस वी कॉल वन बेस पेयर. ये क्या है? एक बेस पेयर है. The distance between the two base pair is 3.4 angstrom. Fine. इस बॉन्ड की लेंथ 11 एंगस्ट्रॉम है, इसके बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है. अब ये नाइट्रोजीनियस बेस इज ऑल्सो अटैच्ड टू द शुगर. अब शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होने के लिए इसको कार्बन एटम नंबर 1 चाहिए, है ना. तो आपने पढ़ा है कि हमेशा 1 पायरिमिडीन है तो 1 से अटैच होगी. प्यूरिन होगी तो 1 9 से अटैच होगी. देखो, अगर मैं यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल बनाऊं तो शुगर मॉलिक्यूल इज लाइक दिस एंड दिस इज नंबर 5. तो शुगर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है, दिस वुड बी व्हाट काइंड? ये देखो, this is carbon atom number 1, 2, 3, this is number 3 and this would be 5. तो शुगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी. आप बहुत ध्यान से देखो. 5' of one strand will correspond to the 3' of another strand. दोनों स्ट्रैंड जो बनने जा रहे हैं वो क्या है? एक दूसरे के
एंटी पैरेलल हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एंटी पैरेललिटी? समझ में आया क्या? बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग को सामने होना है। तो हियर ऑल्सो यू विल हैव शुगर, शुगर और शुगर, एंड दोनों शुगर के बीच में क्या है आपके पास? एक फॉस्फेट। ये शुगर हो गई आपकी, ये फॉस्फेट एंड फॉस्फेट, एंड दिस इज अगेन, अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाऊं तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका कैसे बनेगा? ये, और दिस इज CH2OH with P, और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी क्या है? 5', और यहाँ पे देखो ये पोलैरिटी क्या है इस शुगर मॉलिक्यूल की? दिस इज ये आपका दिस इज अटैच्ड ओवर हियर, दिस इज HOH, ये 3'। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? जो कि डबल स्टैंडर्ड है, जो कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, the one which is acidic in nature, which is very stable। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो बेस पेयर हैं they just stack over each other, ऐसे they just stack over each other, so this gives stability to the structure of DNA, and the distance between the two base pair is always fixed, और हमेशा एक दूसरे के सामने रहेंगे। This, what is this structure? Who is very stable? The structure that is three-dimensional structure, which is made up of two strands, which have anti-polarity, which are anti-parallel. The structure which is acidic in nature, the structure which is a polymer of nucleotide is nothing but DNA. ये DNA का स्ट्रक्चर है ना? अब इस DNA की पूरी लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ बेस पेयर इसके अंदर कितने हैं? बताया था ना मैंने कि अगर 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर से लेंथ निकल जाएगी हमें। फाइन, एंड दिस DNA, ये जो पूरा DNA का मॉलिक्यूल है, इसका जो डायमीटर है दैट इज हाउ मच? 20 एंगस्ट्रॉम। इसका डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एक बात और, ये दोनों DNA के स्टैंड दे कॉइल ओवर ईच अदर। क्या करना है इन्होंने? कॉइलिंग, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे? कॉइल कर जाएंगे। इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर। एक और नई बात, DNA is a polymer of nucleotide. It is acidic in nature. It is double standard. Two strands are anti-parallel to each other. It is very stable due to the stacking of hydrogen bond over each other. Base pairs have the equal lengths throughout. And DNA is which structure? The helical structure. I hope this is very clear to you. तो DNA के जो मॉलिक्यूल है वो डबल स्ट्रैंड होने के साथ साथ दो स्ट्रैंड क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? हेलिक्स। एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं? कॉइल कर जाते हैं। दे फॉर्म्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर। वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA coils over other strand, और इनकी polarity क्या होगी? This is, suppose if it is 5', this should be 3, so this should be 5', this should be 3'। ठीक है, और मैं specify करूं तो here we have sugar, we have phosphate, adenine, double bond, P, sugar and P, and here you can have G। अब आपको और समझ में आ जाएगा। दिस इज शुगर, ये देखिए पूरा स्ट्रैंड, एंड वन कंप्लीट हेलिक्स।
ये from here till here. This is the length of one helix. This is one helix. One helix has 10 nucleotide. The length of one helix is 34 angstrom. This is from here. यहाँ से लेकर मैं इसको कलर कर देती हूँ. From here till here. This is one complete turn is one helix. और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड है. फाइन. अब डीएनए क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं? डीएनए के इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या हो सकते हैं? क्या फंक्शन है डीएनए का? डीएनए, व्हाट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीएनए आर नोन टू अस. एंड ये जो इतना मुश्किल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डीएनए का, ये किसने दिया था? दिस हैज बीन गिवन बाय whom? Watson and Crick. This has been given by whom? Watson and Crick. And the last of all, what are the functions of DNA? DNA के क्या function है? The very first function of DNA, of course, it carries a hereditary information in the form of the genes. It carries the hereditary, you can say, it carry the genes. We'll be learning कि the fragment of the DNA produces one functional product और जिसको हम क्या कहते हैं? Gene. So that carry hereditary information. Then DNA can form a replica of it. अपना एक duplicate बना सकता है. Third is DNA. How DNA express itself? DNA undergoes through a very special process which is called central dogma. और ये central dogma क्या है? DNA can synthesize RNA and RNA synthesizes what? Protein, and protein gives you different traits. And DNA can also synthesize a replica of it. इस process को हम कहते हैं replication. आपने पढ़ा है DNA replication कब होता है? And this process is called transcription. And this process is called translation. ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. आज आप नाम जानिए. तो डीएनए के क्या क्या फंक्शन हैं? क्या फंक्शन है? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, and it can do all this because it carries hereditary information. And it is the DNA which transfer physically from one generation to the next. I hope you have understood. It was a long video, लेकिन आप इसको पूरा देखना. आगे वाला चैप्टर पढ़ने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है. थैंक